नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है और वो ट्विस्ट किस लिए देखने को मिल रहा है? क्योंकि बिहार वापस जातीय चेतना की तरफ वापस लौट रहा है। कैसी जातीय चेतना? तो मुख्यमंत्री के स्वजातीय समुदाय के द्वारा पटना में जिस महारैली का आयोजन किया गया है, उस महारैली के बाद जो संदेश निकला, उसके बाद पूरे बिहार की राजनीति अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक ऐसे मोड़ पर जाकर खड़ी हो रही है जहां पर सांप्रदायिक चेतना की गुंजाइश कम होती जा रही है, दिन ब दिन कम होती जा रही है और उसकी जगह सामुदायिक चेतना की गुंजाइश बढ़ती जा रही है। चौक चौराहों से लेकर नुक्कड़ तक इस बात की चर्चा अब जोर पकड़ रही है कि जो समुदाय 20 साल से सत्ता में है वो अपनी जातीय अस्मिता की ठसक दिखा रहा है, तो दूसरी जातियों के लोग भला क्यों राम नाम जपने के लिए बेचैन रहे? क्या उनकी जातीय अस्मिता नहीं है? क्या उनकी जातीय चेतना उन्हें अपने हक और हुकूक की मांग के लिए पटना में रैली करने के लिए विवश नहीं कर रही है? आखिर वो ही क्यों चुनावी हिंदुत्व की पूरी मसाल को जलाए रखे? बात बिहार में सिर्फ और सिर्फ इतने पर आकर टिक गई है कि बिहार चुनावी हिंदुत्व की मसाल जलाएगा या बिहार जातीय चेतना के राजनीतिक रूप से प्रकटीकरण के लिए नया द्वार खोलता हुआ नजर आएगा। द्वार तो बिहार में जातीय राजनीति के लिए हमेशा से खुला रहा है। मंडल आयोग के बाद से ही नहीं, मंडल आयोग के पहले से, कर्पूरी फॉर्मूले के भी पहले से। फर्क इतना आया कि कर्पूरी फॉर्मूले ने खिड़की और रोशनदान भी खोल दिया और मंडल आयोग ने उस पूरी चेतना को वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां क्या कांग्रेस क्या भाजपा दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बिहार में राजनीतिक रूप से बैसाखियों पर चलने के लिए विवश हो गई। एक ऐसी बैसाखी जिसे दुनिया का कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन भी उस बीमारी को दुरुस्त करने का रिस्क नहीं ले सकता, जिस बीमारी से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टियां भी बिहार के सियासत में उत्तरोत्तर रूप से पिछड़ती चली गई या आगे बढ़ने की कवायद में हाथ को जलाती चली गई। राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने भी 2015 में हाथ जलाए, अंततः उसे नीतीश शरणम गच्छामी करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने भी एकला चलो रे का दांव चला 2009 और 10 में, लेकिन अंततः उसे लालू शरणम गच्छामी करना पड़ा। और इन सब के बीच थोड़ी सी सांप्रदायिकता की आंच तेज क्या हुई कि चैरिटी बिगिंस एट होम वाले फॉर्मूले पर चलते हुए कुर्मी चेतना रैली कर दी गई। रैली करने वाले दो लोग हैं, आयोजक मुख्य रूप से दो लोग हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के अमनौर के विधायक मंटू पटेल और दूसरे जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधान पार्षद वाल्मीकि सिंह। लेकिन ये दोनों लोग जिस रैली का आयोजन कर रहे थे वो आयोजन स्थल तो नीतीश कुमार के पोस्टरों से पटा हुआ था। नीतीश कुमार नजर नहीं आए। डिमांड क्या हुई? नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में लाने की। क्या मंटू पटेल जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्हें इस बात का एहसास हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी चुनावी संभावनाओं पर ग्रहण लग सकता है? जब भी किसी की राजनीतिक संभावनाओं पर ग्रहण लगता है, सांप्रदायिक राजनीति में जिसके लिए अवसर कम होते हैं वो जातीय राजनीति में अपने भविष्य की तलाश शुरू करता है। ये भाजपा के कई नेताओं की कहानी रही है। आप कल्याण सिंह को देख सकते हैं, वो भी जब भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कहने के बाद राजनीतिक क्रांति करने निकले थे, क्रांति पार्टी बनाकर, तो लोध समाज की राजनीति ने ही उन्हें राजनीतिक प्रश्रय दिया था। क्या यही स्थिति बिहार में मंटू पटेल की होने वाली है? या कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का वो मास्टर स्ट्रोक इसके पीछे है कि बिहार में जातीय अस्मिता को फिर से फ्रंट पर लाना है तो क्यों ना अपने समुदाय से ही शुरुआत कर दी जाए, ताकि दूसरे समुदायों के भीतर भी ये आंच बहुत तेजी से पहुंच सके। एक सामान्य सा फॉर्मूला है कि जिसके हाथ में पूरी कमान है, अगर वही अपनी तरफ से आगे बढ़कर संकीर्ण पथ पर चलने का कोई संकल्प लेता है, उस समाज के लोग ही लेते हैं, तो दूसरे समुदाय के लोग किसी भी खूंटे से बंधे रहने के लिए मजबूर नहीं होते। तो क्या नीतीश कुमार ने बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर यह पूरे के पूरे खेल को अंजाम दिया है? आज कुर्मी चेतना रैली हो रही है, कल को देखते देखते आप देख सकते हैं कि कोई क्षत्रिय चेतना रैली होगी, कोई ब्राह्मण चेतना रैली होगी, कोई मैथिल ब्राह्मण चेतना रैली होगी, कोई ब्रह्मर्षि रैली होगी,
कोई यादव सम्मेलन होगा, कोई कुशवाहा सम्मेलन होगा, कोई पासवान सम्मेलन होगा, कोई कुम्हार सम्मेलन होगा। तमाम ऐसे सम्मेलन आप देखते रहेंगे कि अलग अलग तरह के सम्मेलन शुरू हो जाएंगे। राहुल गांधी के बारे में भी पता चला है कि न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी भी अब बिहार का लगातार दौरा करने वाली हैं। और निशाने पर कौन कौन से समुदाय हैं जिनके वोटों को खींचने की कोशिश है? दशरथ मांझी के बहाने मांझी समाज, जीतन राम मांझी का वोट सबसे ज्यादा निशाने पर जगजीवन राम के समुदाय का वोट, उनके गांव जाने की भी चर्चा है, क्योंकि 5.2% आबादी के साथ बिहार में यह आबादी नेता विहीन है। वहां भी तेजी से काम चल रहा है। और ऊपर से जब से जातीय जनगणना बिहार में संपन्न हुई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बिहार में ढूंढना डायनासोर के अवशेषों को पृथ्वी पर ढूंढने के समान हो गया है कि बीजेपी का वोट बैंक कायस्थ समुदाय के वोटों को छोड़कर बचा कौन है? जायसवाल समुदाय और कायस्थ समुदाय के बाहर बीजेपी बची कहां है? 1% डिवोटेड वोटर। उसके अलावा सारे वोटर बीजेपी के फ्लोटिंग वोटर हो चुके हैं। फ्लोटिंग वोटर नहीं होते तो दक्षिण पश्चिम बिहार में भारतीय जनता पार्टी और खासकर बीजेपी का ही सुपड़ा साफ करने में सीधे सीधे बीजेपी के साथ मोदी की लहर में जुड़े हुए समुदाय ही जिम्मेदार नहीं होते। माले अपनी दोनों सीटें नहीं जीतती। भारतीय जनता पार्टी का अपर कास्ट वोट बक्सर से लेकर सासाराम तक नहीं बिखरता। बिखरने का अंदेशा तो वैशाली और भागलपुर में भी दिया था, बेतिया में भी दिया था, लेकिन पूरी तरह से बिखर नहीं पाया। विपक्ष की कुछ गलतियां थी जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा पॉलिटिकल स्पेस बन गया। लेकिन अब जो हालात हैं, अब इन हालातों में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे कौन सा वोट लेगी? देखिए, एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना होगा। नरेंद्र मोदी ईबीसी समुदाय में एक ठीक ठाक वर्ग के नेता हो गए थे। कब तक? जब तक बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट नहीं आई थी। जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आ गई उसके बाद नरेंद्र मोदी उस समुदाय के नेता बन के रह गए जिस समुदाय से वो खुद को जोड़ते हैं, जिस जाति से वो खुद को जोड़ते हैं। गुजरात में मोड़ घांची कहते हैं तो बिहार में तेली समुदाय कहते हैं। तो एक जाति विशेष के नेता नरेंद्र मोदी हो गए बिहार में। जाति जनगणना के बाद एक जाति विशेष के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ हो गए। वो भी एक ऐसे जाति विशेष के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ बिहार में हो गए जिनको मेढक तौलने के बराबर बिहार में तौलना होता है, क्योंकि वो कम्युनिटी खासकर क्षत्रिय समाज बिहार में कैंडिडेट के साथ स्विच करता रहता है। अब वो देखा देखी वही रास्ता भूमिहार समाज ने पकड़ लिया। यही रास्ता कमोबेश अब ब्राह्मण समाज भी पकड़ने के रास्ते पर है। यही रास्ता सम्राट चौधरी को चेहरा बनाने के बावजूद कुशवाहा समाज पकड़ रहा है। तभी आपने देखा कि कुशवाहा समाज का एक दो कैंडिडेट विपक्ष के टिकट पर लोकसभा में जीतते जीतते रह गया, तो एक कैंडिडेट तो बड़े अंतर से जीतकर लोकसभा में भी पहुंच गए और अभी वो लोकसभा में राजद के नेता हैं, संसदीय दल के नेता। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में सबका खेल, जो भोजपुरी में कहते हैं कि न खेलब न खेले देव, न खुद खेलेंगे न खेलने देंगे, वहां बिहार की राजनीति को लाकर के नीतीश कुमार ने फंसा दिया। एक ऐसे ट्रांजिशन जोन में सामाजिक समीकरणों की राजनीति को जिस ढंग से उलझाया, उसके बाद अब कुर्मी रैली का महत्व सबको समझ में आ सकता है। और खासकर उन लोगों को ज्यादा समझ में आ सकता है जो पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से इस कौतूहल में जी रहे थे कि जिस समुदाय के हाथ में 20 सालों से कमान है, उसे अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ने के लिए रैली करने की क्या जरूरत है। दरअसल ये रैली करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि ये रैली करके सामुदायिक अस्मिता को जगाने के लिए और सांप्रदायिक अस्मिता को कार्टन के नीचे दबाने के लिए जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, बस उसकी पहली कड़ी भर है। अब आगे आगे देखते जाइए कि किस प्रकार से जातीय रैलियां होती है और उन जातीय रैलियों में किस तरह से समुदाय के अनुपात में, उनकी संख्या के अनुपात में टिकटों की मांग होती है। आज कुर्मी रैली में भी यही मांग की गई और हर समुदाय से यह मांग उठेगी कि अमुक जाति के इतने वोट हैं तो इतने टिकट उन्हें मिलने चाहिए हर हाल में। और जब भी जाति की बात उठती है तो कौन सी पार्टी भड़कती है? जाति की राजनीति के नाम से ही किस पार्टी को चिढ़ होती है? सभी जानते हैं कि किसे चिढ़ होती है। कांग्रेस पार्टी को तो होती नहीं है, क्योंकि वो तो जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने की मांग ही कर रही है। लालू यादव की पार्टी को उसमें पॉलिटिकल एक्सपर्टीज है।
वो पार्टी उसमें उस सिलेबस में पीएचडी करके बैठी हुई है। नीतीश कुमार पीएचडी से ऊपर भी कोई कोर्स होगा वो करके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो तो पिछड़ा में अति पिछड़ा, दलित में महादलित और यहां तक कि सवर्ण आयोग भी बनाने तक चले गए थे। अब आगे पता नहीं और कौन सा खेल उसमें होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जाति तोड़कर, राजनीतिक तौर पर समाज में भेदभाव तोड़कर जाति तोड़ने वाली बात नहीं। समाज में भेदभाव चलता रहेगा, सवर्णवादी मानसिकता चलती रहेगी, मनुस्मृति को पर्दे के पीछे से महत्व दिया जाता रहेगा, लेकिन हिंदुत्व की बात की जाती रहेगी। ये राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती है, सबसे पहले वही कोशिश करती है कि लोग जातीय चेतना भूल जाएं। जातीय चेतना लोग कुछ हद तक 14 में भूल गए थे, 19 में थोड़ी जगी, लेकिन विपक्ष उसको कैश नहीं कर पाया। 24 में नरेंद्र मोदी के साथ आने के पहले नरेंद्र मोदी की पार्टी को पॉलिटिकली हैंडीकैप कर देने का प्लान नीतीश कुमार बिहार से कास्ट सेंसस की एक पूरी स्क्रिप्ट, पूरा बंडल खोलकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक इस मामले को पहुंचाकर वो खेल चुके थे। और अब जो स्थितियां सामने आ रही है, उन स्थितियों में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये मांग जब सत्ता के शीर्ष पर 2 दशकों से विराजमान कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, तो भला दूसरे लोग इस सियासत में अपने आप को आगे रखने से कैसे छूट जाएंगे? स्वाभाविक है कि वो आगे रखना चाहेंगे, और जब वो खुद को आगे रखना चाहेंगे तो फिर कौन पूछता है हिंदुत्व, कौन पूछता है अल्पसंख्यक की बात, कौन पूछता है बहुसंख्यक की बात, कौन करेगा मंदिर की बात, कौन करेगा मस्जिद की बात, कौन करेगा हिंदू मुसलमान की बात, कौन करेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात, कौन करेगा भारत खोदो अभियान की बात, कौन करेगा पोर्टेबल बाबा के प्रवचन और इंस्टाग्राम बंद होने की कहानी की बात, कौन करेगा सियासत को धर्म के चश्मे से, सांप्रदायिकता की अफीम के दायरे में देखने की बात? बल्कि सब तो बात वही करेंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी टिकटों की भी संख्या भारी होनी चाहिए। लेकिन टिकटों की संख्या कैसे बांटी जाती है? सभी जानते हैं कि कैसे बांटी जाती है। और जब राजनीति जितनी उलझेगी, जितना ज्यादा बिहार की राजनीति में अलग अलग तरह के समीकरण देखने को मिलेंगे, जितनी सामुदायिक चेतना की आग तेज होगी, भारतीय जनता पार्टी के सामने जेडीयू की बार्गेनिंग पावर उतनी बढ़ती जाएगी। क्योंकि एक बात तो तय है, कमंडल की आंच को मंडल ही दबा सकता है, और मंडल की आंच तब तक थी जब तक भारतीय जनता पार्टी का सवर्ण नेतृत्व था। अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, देश के 3 धरोहर, ये नारा जब तक बीजेपी लगाती थी, तब तक मंडल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को एक खांचे में फिट किया जा रहा था। लेकिन जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को उठाकर, खुद को अति पिछड़ा होने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी को उठाकर ऊपर लाया, वो लाइन ब्लर होनी शुरू हुई और मंडलवादी पार्टियों की राजनीति कम पड़ी। तो जब नरेंद्र मोदी खुद को पिछड़ा और अति पिछड़ा के ढांचे में ढालने लगे, तो स्वाभाविक है कि पिछड़ा और अति पिछड़े वर्ड को ही कमजोर करना, उस राजनीति को ही कहीं ना कहीं और ज्यादा विखंडित रूप से सामने लाने की कवायद मंडलवादी पार्टियों की तरफ से हुई। और उस कवायद में सबसे बड़ा अमोघ हस्त साबित हुआ कि क्यों ना नरेंद्र मोदी को हिंदी भाषी भारत की सियासत में पिछड़े वर्गों का, अति पिछड़े वर्गों का नेता साबित करने की बजाय सिर्फ तेली समाज का नेता साबित करने की तक छोड़ दिया जाए। सियासत में वैसे भी होता है ये। योगी आदित्यनाथ को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब वो हिंदू हृदय सम्राट की छवि लेकर आए थे, लेकिन आज की तारीख में वो क्षत्रिय समाज के, राजपूतों के नेता बना दिए गए। यानी नरेंद्र मोदी तेली समाज के नेता उत्तर भारत में, योगी आदित्यनाथ राजपूतों के नेता, अखिलेश यादव और लालू यादव ये सब यादवों के नेता, चिराग पासवान पासवानों के नेता, जब सबके नेता हो गए तो बिहार में जो 215 जातियां हैं, हिंदू मुसलमान सब मिलाकर, सबके नेता चुनाव में आ जाएंगे। और यही ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारने का पहला काम कुर्मी रैली के जरिए पटना में किया गया है। याद कीजिए, 12 फरवरी 94 कुर्मी चेतना रैली का आयोजन पटना में किया गया था। नीतीश कुमार जो जनता दल के लोकसभा में उपनेता थे, वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। वीपी सिंह ने भी समझाया, तब भी नहीं तैयार थे। शरद यादव ने समझाया, तब भी नहीं तैयार थे। तब उनके भाई समान दोस्त लालू यादव ने समझाया कि अरे भाई जाओ, वहां जाने की जरूरत है।
तब वहां गए और वहां भीड़ को देख करके उन्होंने लालू यादव की सरकार पर भी तंज कस दिया, जो उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री थे। और उस ताकत ने उन्हें एहसास कराया, उस रैली में जिस तरह के स्लोगन थे, जो भीड़ थी और जो भीड़ का जज्बा था, उसने नीतीश कुमार को एहसास कराया कि बिहार में राजनीति को लालू यादव से इतर एक गैर यादव पिछड़ा वर्ग की राजनीति भी की जा सकती है, जिसमें कुर्मी समाज ड्राइवर सीट पर आकर बैठ सकता है। क्यों बैठ सकता है? क्योंकि यादव, कुशवाहा, जायसवाल की तरह डोमिनेंट ओबीसी में कुर्मी ही एकमात्र कम्युनिटी है जो एक जिले के बाहर डोमिनेंट नहीं है। नालंदा के बाहर वो समुदाय डोमिनेट करने की स्थिति में नहीं है, और इसका पूरा फायदा उन्होंने अति पिछड़ा वोटों के एक बड़े हिस्से को, महादलित वोटों के एक बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़कर उठाया। और कैसे उठाया? पासवान समुदाय को किनारे कर बाकी सभी दलितों को महादलित बनाया गया। क्यों बनाया गया? दो कारण हैं। एक कारण, रामविलास पासवान को दलितों का नेता बनने की बजाय पासवानों के नेता तक सीमित करना। दूसरा, जो बेलछी कांड हुआ था 1977 में, जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू था, उस वक्त जब बेलछी कांड हुआ था 29-30 अप्रैल 1977 की रात, तो उस बेलछी कांड में जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने पासवान समाज के लोगों को जघन्य तरीके से मौत के घाट उतारा, उसमें स्थानीय स्तर पर जिस समुदाय का नाम था वो कुर्मी समुदाय ही माना गया। ये अलग बात है कि कोई समुदाय किसी को नहीं मारता, लेकिन मारने वाले लोग वही थे। तो अब सवाल उठता है कि सवाल यहां कुर्मी समाज का नहीं है, पासवान समाज का नहीं है। नीतीश कुमार को भी लग रहा था कि उस बेलछी कांड की याद में, जो सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, नीतीश कुमार ने बेलछी कांड की कड़ी निंदा भी की थी उस वक्त, और इसका नतीजा यह हुआ कि 77 की लहर में अपनी सीट हार गए थे। लेकिन नीतीश कुमार को यह भी पता था कि वो पासवानों की राजनीति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब जब पासवानों की राजनीति करने की बात होगी, कुर्मी वर्सेस पासवान का वो बेलछी कांड का जख्म विपक्षियों द्वारा हरा कर दिया जाएगा। तो माइनस पासवान राजनीति उन्होंने महादलित के दायरे में की। अब एक नई राजनीति कि 215 जातियां और 215 समीकरण, देखते जाइए। शुरुआत अभी से हुई है, 215 दिन चुनाव में भी लगभग बचे ही हुए होंगे। आगे देखिए होता क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।